राजेश और रीना की शादी हुए 6 महीने ही हो गए थे। राजेश एक हैरे बदन का साधारण सा युवक था जो देखने में बहुत मामूली सा लगता था, लेकिन रीना हुस्न की मलिका थी। उसे तो भगवान ने छप्पड़ फाड़ कर हुस्न दिया था। उसके कदराए गोरे गोरे बदन से हजारों गुलाबों की महक आती थी। आंखों से सैकड़ों मधुशालाएं एक साथ बहती थी। जो भी उसे एक बार देख ले तो फिर वह उसी का होकर रह जाए। उसका फिगर भी ऐसा था कि उसे देखकर अच्छी अच्छी मॉडल ईर्ष्या से जल भून जाए। कुल मिलाकर यह कहे कि असाधारण हुस्न की मलिका थी रीना, मगर उसका मुकद्दर ऐसा कि उसे मिला राजेश जैसा बहुत सी मामूली सा पति। न शक्ल सूरत, न चुस्त दुरुस्त बदन, न वह कोई घना सेठ था और न अधिक पढ़ा लिखा था। बस एक स्कूल में बाबू था राजेश। यह नौकरी भी उसके पिता की मृत्यु के कारण उसे मिली थी। इसमें उसका कोई योगदान नहीं था। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार रीना ने राजेश को कैसे पसंद कर लिया, इसके पीछे भी एक कहानी है। रीना अपने गांव में ही पढ़ रही थी। वह 16-17 साल की हो गई थी। एक कमसिन कली धीरे धीरे फूल बन रही थी। उसके हुस्न की महक पूरे गांव में फैलने लगी थी। उसका परिवार बहुत साधारण सा था। ईश्वर की लीला भी अपरंपार है। वह किसी को धन दौलत देता है तो किसी को सौंदर्य से मालामाल कर देता है। कुछ ही लोगों को वह दोनों चीज़ों से जानता है। रीना कीचड़ में कमल की तरह खिल रही थी। उसके रूप यौवन का जादू उसके गांव से बाहर जाकर भी शोर मचाने लगा था। गुदड़ी में लाल वाली कहावत रीना पर फिट बैठ रही थी। ऐसा लगता था कि सारा सौंदर्य उसी पर बरसा दिया है भगवान ने। उसे देखकर रास्ते में आते जाते लोग आहें भरने लगे पर मजबूर हो जाते थे। उस पर तरह तरह की फप्तियाँ कसते थे। रीना ऐसे कमेंट सुनने की आदी हो गई थी। वह जब जब ऐसे कमेंट सुनती शर्मा जाती थी। उसका दिल धड़क धड़क जाता था और होठों पर बरबस मुस्कान आ जाती थी। उसकी आंखों में एक अनोखी मदहोशी सी छा जाती थी। इन सबके उसकी चाल भी और मतवाली हो गई थी। दिल फेंक लोग हाथों में अपना दिल लेकर उसके आगे पीछे घूमने लगे थे। अपने आगे पीछे शोहदों की कतार देखकर उसे अपने सौंदर्य पर अभिमान होने लगा था। उसका दिल भी उन लड़कों की ओर खींचने लगा था। उसे भरे पूरे बदन वाले चिकने गबरू जवान लड़के अच्छे लगते थे। उसकी निगाह ऐसे ही लड़कों पर ठहरती थी। बाकी को तो वह घास भी नहीं डालती थी। एक दिन वह कुछ सामान खरीदने अपनी सहेली के साथ बाजार जा रही थी। उसकी सहेली ने उससे धीरे से कहा कि एक गबरू जवान पट्ठा उन दोनों के पीछे पीछे चल रहा है। रीना ने उस युवक को कनखियों से देखा। बड़ा बाका सजीला नौजवान था वह। रीना भी उस गबरू जवान के डील डोल देखकर उस पर रिझ गई। उसके होठों ने मुस्कुराकर उसे निमंत्रण भेज दिया। बस गबरू जवान को तो इशारा मिलने की देर थी। वह खिल उठा। वह रीना के एकदम पास आया और धीरे से बोल दिया, आई लव यू। रीना ने आंखें झुकाकर उसका प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसके इशारों को समझकर वह नौजवान उसके साथ अटखेलियाँ करते करते चलता चला गया और उसके पीछे पीछे रीना के घर तक आ गया। इससे रीना बहुत खुश हुई। उस नौजवान ने उसका घर देख लिया था। अब वह यहाँ रोज आ जाता था। नौजवान ने 10 बजे का इशारा किया और फिर वह चला गया। रीना सपनों की दुनिया सजाने बैठ गई। उसने अपना काम फटाफट कर लिया और अपने कमरे की खिड़की खोलकर उसके सामने बैठकर पढ़ने का नाटक करने लगी। रात में ठीक 10 बजे जब रीना ने खिड़की के बाहर देखा तो वह गबरू जवान वहाँ खड़ा था। उसे देखकर वह भी खिड़की पर आ गई और अपने कमरे की लाइट बंद कर दी, जिससे किसी को वह दिखाई न दे। रीना को खिड़की पर आया देखकर वह नौजवान भी धीरे धीरे खिड़की के पास आ गया। गबरू नौजवान ने अपना हाथ खिड़की के अंदर डालकर रीना का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे धीरे धीरे सहलाने लगा। रीना को उसका स्पर्श बहुत सुखद लग रहा था। उसके दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थी। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं कोई देख न ले। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और धीरे से कहा, कोई आ जाएगा ना, अभी तुम जाओ, मैं रात में 12 बजे दरवाज़ा खोल दूंगी, तुम अंदर आ जाना। गबरू ने उसका हाथ दबाकर जता दिया कि वह 12 बजे आएगा और फिर वह वहाँ से चला गया। रात को ठीक 12 बजे जब सब लोग अपने अपने कमरों में सोए हुए थे तब रीना ने चुपके से दरवाज़ा खोल दिया। गबरू बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। दरवाज़ा खुलते ही नौजवान अंदर आ गया। रीना ने पहले से ही सारी योजना बना ली थी कि उसे क्या और कैसे करना है। वह उसे लेकर ऊपर छत पर चली गई। एकांत देखकर गबरू ने उसे बाहों में भर लिया। वह भी उसे लता की तरह लिपट गई। दोनों जने दीवानों की तरह आलिंगनबद्ध हो गए। रीना एक पल को तो यह भूल ही गई थी कि वह अपने ही घर में है। उसकी आंखें आनंद से स्वतः बंद हो गई। जैसे ही रीना ने अपनी आंखें खोली तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसकी माँ
उसकी आंखों के सामने ही खड़ी थी। इश्क के बाजार में पहले दिन ही उसकी चोरी पकड़ी गई थी। वह चटक कर गबरू से अलग हो गई। उसकी माँ ने डांट कर उस गबरू को भगा दिया और रीना के गाल पर तड़ातड़ 4-5 थप्पड़ जड़ दिए। रीना को धकियाते हुए उसकी माँ उसे नीचे ले आई। इस घटना से घर में हंगामा हो गया। रीना के पिता और भाई ने भी रीना की अच्छी खासी पिटाई की और उसका घर से बाहर आना जाना बंद किया। वह अपने ही कमरे में ही कैद कर दी गई। उसके कमरे की खिड़की ईंटों से चिनवा दी गई। उसके सारे सपने खिलने से पहले ही मुरझा गए थे। उसे गबरू से मिलने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। बात अड़ोस पड़ोस नाते रिश्तेदारों में न फैले, इसके लिए आनन फानन में उसकी शादी करने की योजना बन गई। रीना के घर वाले उसकी शादी जल्दी से जल्दी करना चाहते थे, जिससे उनके खानदान पर कोई कलंक ना लगे। उन्हीं दिनों राजेश का रिश्ता आया था। वह सरकारी बाबू था, परमानेंट नौकरी थी, और क्या चाहिए था। राजेश ने तो रीना को देखते ही हाँ कर दी थी। आखिर एक ड्रीम गर्ल से शादी होने वाली थी उसकी, तो आनन फानन में रीना की शादी राजेश से हो गई। रीना के ख्वाब बहुत ऊंचे थे, लेकिन घर वालों के आगे उसकी एक न चली। उसने मन मारकर शादी कर ली। राजेश को तो जैसे कारों का खजाना मिल गया था। रीना जैसे अनमोल मोती को पाकर धन्य हो गया था वह। रीना के हुस्न और उसके मचलते यौवन ने उस पर जादू सा कर दिया था। वह उसके हुक्म का गुलाम हो गया था। उसने रीना की खुशी को ही अपनी खुशी बना लिया। रीना के ख्वाब पूरे करना ही उसकी ज़िंदगी का ध्येय बन गया था। लेकिन रीना ने राजेश को कभी प्यार नहीं किया। उसकी आंखों में तो वह गबरू जवान बसा हुआ था। रीना ने राजेश को कभी अपना पति माना ही नहीं, और राजेश उसे अपनी ज़िंदगी समझ बैठा। रीना उसकी उपेक्षा करती थी, पर राजेश उसके प्रेम में दीवाना था। उसे रीना की अपेक्षा भी भली लगती थी। कभी कभी तो रीना जानबूझकर उसे खाने में नमक ज़्यादा डाल कर देती थी, जिससे राजेश ढंग से खाना नहीं खा पाए। उसे राजेश को रुलाने में बहुत आनंद आता था। राजेश के साथ रहना रीना को अपमानजनक सा लगता था, और वह इस स्थिति के लिए राजेश को ही जिम्मेदार मान बैठी थी। लेकिन राजेश ने कभी कोई शिकायत नहीं की। सच्चा प्रेम प्रेम के अवगुण नहीं देखता है, उसे अपने प्रेमी में सब गुण ही गुण नजर आते हैं। एक बार राजेश के गांव में एक मेला लगा था। गांव की बेटियां बहुएं सज धज कर मेला देखने जाती थी। उन्हें जाते देखकर रीना का दिल भी मेला देखने के लिए मचलने लगा था। रीना को घर से बाहर निकलने का मौका कम ही मिलता था। वह घर से बाहर निकलने के लिए बेताब रहती थी। वह अपने हुस्न की चांदनी को मेले में बिखेरना चाहती थी। एक दिन उसने राजेश से कहा कि शाम को जल्दी घर आ जाना, आज मेला देखने चलेंगे। राजेश को रीना की फरमाइश पूरी करने में आनंद आता था, इसलिए वह जल्दी घर आ गया था। तब तक रीना मेले में जाने के लिए बन संवर कर तैयार बैठी थी। राजेश को घर पर देखकर वह बहुत खुश हुई। आज वह अपने हुस्न के जलवे दिखाने मेले में जाने वाली थी। उसने कृतज्ञता से अपनी बड़ी बड़ी कातिल नज़रों से राजेश को देखा। राजेश तो उसकी निगाहों को देखकर ही धन्य हो गया था। रीना को मेहरबान समझकर राजेश ने उसे अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश की, मगर वह मछली की तरह फिसल कर उसकी बाहों के बीच से निकल गई और हंसते हुए कहने लगी, श्रीमान जी, इतनी जल्दी क्या है? पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए तो पूरी रात पड़ी है। अभी तो पहले मेले में चलिए। राजेश भी हंसकर मान गया। दोनों जने बाइक से मेले में गए। मेले में खूब मस्ती करने लगे दोनों। रीना तो उन्मुक्त हसीना की तरह उसने छेड़खानी करने लगी थी। मेले में रीना के हुस्न का जलवा कुछ ऐसा जमा कि उसके पीछे पीछे आवारा लड़कों की भीड़ चलने लगी। फप्तियाँ कसी जाने लगी, सीटियाँ बजने लगी। रीना ने न जाने कितने दिनों बाद ये नज़ारा फिर से देखा था। वह मन ही मन बहुत खुश हुई। इधर इस माहौल को देखकर राजेश को गुस्सा आने लगा। वह बार बार रीना को घर चलने के लिए कहने लगा, लेकिन रीना तो आई ही इस मज़े करने के लिए थी। आज एक बार फिर से उसकी हसरत पूरी हो रही थी। हुस्न को क्या चाहिए? प्रशंसा, प्रशंसा और केवल प्रशंसा। हुस्न की खुराक प्रशंसा ही है। यह खुराक रीना को मेले में भरपूर मात्रा में मिल रही थी। आवारा लोगों के दुर्व्यवहार से राजेश झुंझलाने लगा था, मगर रीना को उसमें मज़ा आ रहा था। आवारा लड़कों का झुंड उसके पीछे पीछे चल रहा था, बस इसी में उसे आनंद आ रहा था। रीना अपने पीछे भीड़ को लेकर मेले में चली जा रही थी कि इतने में एक 30-35 साल का गोरा चिट्टा बाका आदमी बंदूक से लैस लेकर वहाँ आया। उसके साथ 4-5 बंदूकधारी भी थे। उसको देखते ही आवारा लड़कों की भीड़ वहाँ से भाग खड़ी हुई। एकदम सन्नाटा सा छा गया वहाँ पर। अपने पीछे की भीड़ को गायब देखकर रीना चौंक गई। उसकी निगाह उस बंदूकधारी जवान पर पड़ी। गजब का आकर्षण था उसके रोबीले चेहरे पर। उसकी आंखें बहुत विशाल थीं, उन्नत ललाट और गठीला बदन था। रीना को ऐसी हिम्मत पसंद है। उसकी नज़रें उस बाके जवान पर टकरा गई। रीना के बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। कहीं से फुसफुसाहट से आने लगी, टाइगर भाई,
राजेश ने जैसे ही यह नाम सुना उसके पैर कांपने लगे। अपने इलाके का छटा हुआ गुंडा था। टाइगर अपहरण, लूट, डकैती, सुपारी लेकर हत्या करना, फिरौती, बलात्कार, बस यही काम था उसका। राजेश ने कांपते हाथों से रीना को पकड़ा और उससे ले चलने का प्रयास करने लगा। रीना आगे बढ़ने को हुई कि उसे महसूस हुआ कि टाइगर ने अपने मजबूत हाथ से उसकी कलाई पकड़ रखी है। वह मजबूत पकड़ उसे बहुत अच्छी लगी। राजेश के कांपते हाथों की लिजी पकड़ बहुत गंदी लग रही थी रीना को। उसने सीधे टाइगर की आंखों में देखा। वहाँ उसकी चाहतों का समंदर फैला हुआ था। अब उसने टाइगर के पूरे बदन को देखा। वाह, क्या रोबीला व्यक्तित्व है इसका, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान। रीना को टाइगर पसंद आ गया। राजेश की कमज़ोर पकड़ छूट गई थी। राजेश ने टाइगर से कहा, ये क्या बदतमीजी है टाइगर, मेरी पत्नी है ये, छोड़ दो इसको। राजेश की मिमियाट सुनकर टाइगर जोर से हंसा। हंसते हंसते बोला, ये मुंह और मसूर की दाल, गंजे के हाथ बटेर लग गई साले। मगर सुन, तेरी औकात नहीं है इस नायाब हीरे को संभालने की। तू एक भिखारी है और ये हुस्न का खजाना गुदड़ी में कोहिनूर शोभा नहीं देता, समझे। ये तो हम जैसे राजा लोगों के मुकुट के लिए बनी है। चल फुट यहाँ से। और टाइगर ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर राजेश के गाल पर। राजेश चक्कर खिन्नी खाकर वहीं पर गिर पड़ा। फिर टाइगर ने रीना को देखा और मुस्कुरा कर कहा, राजी राजी चलेगी या उठा कर ले जाऊँ। रीना कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसने इतनी कल्पना नहीं की थी कि टाइगर का व्यक्तित्व उसके आकर्षित कर रहा था। उसके सामने राजेश बहुत बौना लग रहा था। रीना ने हिकारत भरी नज़रों से ज़मीन पर पड़े राजेश को देखा, फिर गर्व से दमकते हुए टाइगर को देखा। वह दृढ़ संकल्प से टाइगर के साथ चल पड़ी। इतने में FBMW कार आकर रुकी और दोनों उसमें बैठकर गए। एक महल नुमा मकान में टाइगर उसे ले गया और कमरे में पड़े पलंग पर बैठा दिया। बाहर नौकरों की फ़ौज की हिदायत देते हुए बोला, जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, समझ गए ना। और हाँ, एक शानदार डिनर की तैयारी करो। टाइगर दरवाज़ा बंद कर पलंग पर आ गया और बोला, जो भी तुम्हारा नाम है, पर तुम हो बेहद खूबसूरत। मैंने बहुत सी सुंदरियाँ देखी हैं, पर ऐसा हुस्न मैंने आज तक नहीं देखा, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया जाने मन। पर एक बात कहूँ, भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है तुमको। खूब मज़ा आएगा जब हुस्न और जवानी दोनों में जंग होगी। कहकर उसने रीना को अपने में सटा लिया। रीना को वह मर्दाना स्पर्श बहुत अच्छा लगा। उसने मुस्कुरा कर और अपनी नज़रें झुकाकर उसका हौसला और बढ़ा दिया। इससे टाइगर पागल जैसा हो गया। टाइगर ने उसे बाहों में भर लिया। एक तूफान सा आया और सब कुछ तहस नहस कर गया। रीना को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में है। वह जैसा आदमी चाहती थी टाइगर के रूप में उसे वैसा ही आदमी मिल गया था। आनंद की चरम अनुभूति खो गई वह। टाइगर ने उसकी ज़रूरत का सारा सामान वहीं पर मंगवा दिया था। भांति भांति की साड़ी, ब्लाउज, टॉप, लेगिंग, सूट वगैरह, इस श्रृंगार का सारा सामान भी। नौकर चाकरों की फौज भी थी वहाँ। उसे ऐसा लगा कि जैसे वह किसी रियासत की महारानी हो। डिनर पर दोनों साथ बैठे। इतने लेविश डिनर की कल्पना भी उसने नहीं की थी। उसने वह मन ही मन सोचने लगी, यह टाइगर राजा है या गुंडा। शायद आजकल गुंडे राजा जैसे ही होते हैं। अगर उसकी शादी इससे हो जाती तो कितना मज़ा आ जाता। मगर अब भी क्या बिगड़ा है, शादी ना सही, लिव इन ही सही, क्या फ़र्क पड़ता है। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी मान्यता दे दी है। इसे वह सोचती रही। 3-4 दिन तो हनीमून में ही गुजर गए। पता ही नहीं चला। एक दिन जब टाइगर चला गया और शाम का वक्त था तो वह नीचे लॉन में आ गई। बहुत सुंदर बगीचा था। सब तरह तरह के फूल खिले हुए थे वहाँ। वह फूलों में खो गई। फूलों के उपमन में एक फूल और आ गया था। इतने में एक शालीन सौम्य सुंदर सी औरत वहाँ आई और फूल तोड़ने लगी। रीना को देखकर वह मुस्कुराई। उसे देखकर रीना भी मुस्कुरा दी। आंखों आंखों में पहचान हो गई। वह औरत हंसकर बोली, नई आई हो। यह प्रश्न सुनकर रीना चौंकी। झटपट उसके मुंह से निकल गया, जी, पर आपको कैसे पता चला। प्रश्न का जवाब उसने केवल मुस्कुरा कर दिया। कहने लगी, यहाँ तो आती ही रहती हैं लड़कियाँ और औरतें। देखते हैं कि आप यहाँ कब तक रुकेंगी। इससे पहले कि रीना कुछ समझ पाती वह औरत चली गई। रीना उसके शब्दों का अर्थ ढूंढती रह गई। दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन फिर वही औरत नीचे बगीचे में मिल गई। रीना पूछ बैठी, देवी आप कौन हैं। वह मुस्कुरा कर बोली, क्या करोगी जानकर। बस ऐसे ही, हमारा नाम सरला है। हम टाइगर की पत्नी हैं। यह वाक्य सुनकर रीना चौंकी। टाइगर की पत्नी भी है। रीना ने पूछा, कितने साल हो गए शादी को। वह हंसकर बोली, कुछ याद नहीं। ऐसा क्यों। बस ऐसे ही। अब हम में पति पत्नी का संबंध नहीं रहा। क्या जी, आपने जो सुना है वह सही है। हम पिछले 3-4 साल से उनसे अलग रहते हैं, मगर इसी प्रांगण में ही हैं। उनको तो नित्य नए फूलों की महक लेने का शौक़ है। ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हम उनसे अलग हो गए। उसकी आवाज़ में दर्द था।
रीना को पहली बार अपराध बोध हुआ। सरला चली गई और रीना सोचती रह गई। एक शाम को टाइगर आया और उसके साथ एक आदमी भी आया। टाइगर उसका परिचय करवाते हुए रीना से बोला, ये है मिस्टर अजय, यहाँ के एसपी। रीना की आंखें फटी की फटी रह गई। एक एसपी एक अपराधी के घर क्यों आया है? वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही टाइगर बोला, मुझे आज कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुम एसपी साहब का अच्छे से ध्यान रखना, देखो शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। रीना उन शब्दों का मतलब ढूंढने में व्यस्त हो गई। इतने में एसपी साहब बाथरूम चले गए। पीछे से टाइगर धीमे से बोला, आज की रात ये साहब यहीं पर रुकेंगे, तुम्हारे ही साथ। जब तक जागते रहें तुम भी तरोताज़ा रहना। मेरे खास मेहमान हैं ये, इन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं देना। रीना अब आसमान से सीधे धरती पर आ गिरी थी। वह खुद को टाइगर की बीवी समझ बैठी थी, मगर आज उसे अपनी औकात पता चल गई थी। अब उसके पास और विकल्प भी नहीं था। एसपी साहब सुबह 4 बजे उसके साथ रहे, फिर चले गए। रीना को पता चल गया कि अब वह इसी तरह से दूसरे लोगों को भी परोसी जाती रहेगी। हे भगवान, ये क्या कर दिया उसने। मगर अब पछताए हो जब चिड़िया ही चुग जाए खेत। एक दिन उसे सरला फिर मिल गई। आज उसे पता चला कि अब तक न जाने कितनी लड़कियों की हत्या कर लाश ठिकाने लगा दी थी गई थी यहाँ पर। कितनी लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी यहीं पर। आज तक यहाँ से कोई भी लड़की जिंदा नहीं जा पाई है। रीना को अपना भविष्य दिख रहा था। अब उसे राजेश का प्यार याद आने लगा था। राजेश का प्रेम निर्मल और गहन था। टाइगर तो हवस का पुजारी था, वह प्यार को क्या जाने। दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। रीना को अब राजेश साधारण आदमी नहीं, देवता नजर आने लगा था। उसने भी तो अपनी हवस की आग में एक देवता के प्रेम को ठुकरा दिया था। उसे अपनी मौत दिखाई देने लगी थी, पर वह ऐसी मौत मरना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने बचने का उपाय सोचने लगी। एक योजना उसके दिमाग में आई। योजना के तहत वह एक मनोचिकित्सक के पास गई। टाइगर भी साथ गया था। मनोचिकित्सक ने उसे दवाओं के साथ नींद की गोली भी लिख कर दी थी। वह 1 महीने की दवाई लेकर आ गई। 2 दिन बाद एक मंत्री को लेकर टाइगर घर आया। रीना समझ गई कि आज की रात उसे मंत्री जी के साथ गुजारनी है। उसने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उसने चुपके से अपने पर्स से नींद की गोली निकालकर उसके शराब के प्याले में डाल दी। फिर वह अपने हाथों से दोनों को बड़े प्रेम और मनोहार से शराब पिलाने लगी। धीरे धीरे शराब और गोली का असर दोनों पर होने लगा। दोनों वहीं पर लुढ़क गए। अब वह टाइगर की 2 रिवॉल्वर लेकर आई। दोनों रिवॉल्वरों में उसने गोली मारी, एक से टाइगर को, दूसरे को मंत्री को। दोनों में उसने 3-3 गोली मारी, जिससे उसे बचने की कोई भी संभावना न रही। फिर वह चिल्लाती हुई बाहर भागी, खून खून। फिर उसने एक एम्बुलेंस बुलवाई और उन दोनों को अस्पताल ले चली। वहाँ पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। रीना ने पुलिस में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसे पूछताछ करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, जिससे उसे जेल भेज दिया गया। रीना के दिन जेल में कटने लगे। वहाँ पर उसे रहकर राजेश की याद आने लगी। क्या शकल सूरत ही मायने रखती है? क्या गठीला बदन ही मायने रखता है? मृग तृष्णा है ये रंग, रूप, यौवन। जब तक अथाह प्रेम का सागर हाथ न लगे तब तक ही शक्लो सूरत अच्छी लगती है। सबसे बड़ी चीज़ है प्रेम। प्रेम नहीं तो शरीर का क्या महत्व। टाइगर के पास शरीर था पर प्रेम नहीं। राजेश प्रेम पुजारी था तो टाइगर हवस का भूखा भेड़िया। कितना अंतर है दोनों में। वह भी इतनी मूर्ख थी कि जो प्रेम के सागर को छोड़कर शरीर रूपी गंदे तालाब के पीछे पीछे दौड़ती रही। मगर अब क्या हो सकता है। जेल में वह दिन गुजार रही थी कि एक दिन गार्ड ने कहा, कोई आपसे मिलने के लिए आया है। वह असमंजस में पड़ गई। कौन आया होगा, मगर अनुमान नहीं लगा सकी। इतने में राजेश सामने आ गया। उसे देखकर उसकी भावनाओं का जवार बह निकला। आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। उसने मुंह फेर लिया और हिलकियाँ लेकर रोने लग गई। राजेश ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, एक बार मेरी और तो देखो रीना, क्या मैं इतना बुरा हूँ? राजेश के इन शब्दों ने न जाने कैसा जादू किया रीना पर कि वह फूट फूट कर रोने लगी। आप तो देवता हैं, मैं ही उल्टा हूँ, कुलच्छनी हूँ, पापन हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। राजेश ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने माथे और आंखों पर लगाया और फिर चूम कर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ रीना। मेरा प्यार सच्चाई की तरह है जिसे कोई मार नहीं सकता। मैं अंत तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मिलने का समय समाप्त हो चुका था। राजेश ने उसके बचाव के लिए एक रात कर दिए, एक से बढ़कर वकील किए, पैसा पानी की तरह बहा दिया। ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जिसे उच्च न्यायालय ने 10 साल तक सीमित कर दिया। सज़ा पूरी होने पर जब वह जेल से बाहर आई तो वहाँ पर राजेश खड़ा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा था। रीना ने पश्चाताप के आंसुओं से अपना तन मन भिगो कर निर्मल कर लिया था।
निर्मल हृदय में भगवान बसते हैं। रीना को प्रेम और हवस में अंतर समझ में आ गया था।